नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका विजिट पर हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह अमेरिका दौरा बहुत खास है क्योंकि मोदी का यह पहला स्टेट विजिट है। भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अमेरिका ने स्टेट विजिट पर इनवाइट किया है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह 8वां अमेरिकी दौरा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के फॉर्मल इनविटेशन पर पहली बार स्टेट विजिट पर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। अमेरिका दुनिया के गिने चुने बेहद खास लीडर्स को ही स्टेट विजिट पर इनवाइट करता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को वेलकम करेंगे। इस मौके पर 7,000 इंडियन अमेरिकन मौजूद होंगे। व्हाइट हाउस में स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। रेड कार्पेट वेलकम होगा। स्टेट विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी प्रेसिडेंट के गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस में रहेंगे। जो बाइडेन और उनकी वाइफ प्रधानमंत्री के सम्मान में एक स्टेट डिनर भी होस्ट करेंगे। स्टेट विजिट इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी प्लानिंग करने में अमेरिका को 6 महीने तक का वक्त लग जाता है। यहां तक कि स्टेट डिनर की प्लानिंग भी कई महीने पहले की जाती है। अपने अमेरिका दौरे में नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को भी दूसरी बार एड्रेस करेंगे। नोट करने की बात यह कि इससे पहले दुनिया के सिर्फ 2 और लीडर्स को एक से ज्यादा बार अमेरिकी कांग्रेस एड्रेस करने के लिए इनवाइट किया गया था। मोदी अमेरिका में 72 घंटे रहेंगे और इस दौरान वो कुल 10 से ज्यादा बड़े प्रोग्राम्स और मीटिंग में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सेंटर के बड़े एग्रीमेंट होने की उम्मीद है। अमेरिका अपने यहां की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जीई को भारत में फाइटर प्लेन का इंजन बनाने की परमिशन दे सकता है। दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही फाइटर जेट का इंजन बनाने की तकनीक है। ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के टॉप सीक्रेट्स में से एक है। अमेरिका अपने बेहद करीबी दोस्तों से ही ये टेक्नोलॉजी शेयर करता है। इसके अलावा अमेरिका भारत को अपना अटैक ड्रोन प्रीडेटर भी देने को तैयार हो गया है। मोदी के इस दौरे में भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए अमेरिका से F-18 फाइटर जेट्स की डील होने की भी उम्मीद है। दोनों देश मिलकर लॉन्ग रेंज के बॉम्बर बनाने का एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें मोदी ने कहा आज इंडिया और यूएस के रिश्ते अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा प्रधानमंत्री के इस दौरे पर 5 बड़े सब्जेक्ट पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस दौरे से 5 बड़े मुद्दों पर सहयोग आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। पहला तो निश्चित रूप से रक्षा और सामरिक सहयोग है, जो इस दौरे में पर्याप्त रूप से दिखेगा। दूसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र में साझेदारी और उसके तमाम पहलुओं पर जोर होगा। हमने हाल ही में महामारी का कहर भुगता है और हमने देखा है कि दोनों देशों के बीच सस्ती दवाओं और वैक्सीन के मामले में काफी सहयोग हो रहा है। सहयोग का तीसरा अहम क्षेत्र तकनीक का होगा, जिसमें डिजिटल, स्टार्टअप इनोवेशन और क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो सब आपस में जुड़े हुए हैं। आपसी सहयोग का चौथा क्षेत्र पर्यावरण, ऊर्जा और रिन्यूएबल होंगे और 5वां विषय ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी का होगा। फाइनली, नॉलेज एंड एजुकेशन पार्टनरशिप। भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आपको चाइना के रिएक्शन से लगेगा। चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मोदी के अमेरिका विजिट पर एक लंबा लेख लिखा है। इस आर्टिकल में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अमेरिका भारत को अपने मोहरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वह चाइना की ग्रोथ रोकना चाहता है, उस पर लगाम लगाना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल में लिखा गया कि भारत को इस दौरे से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी तो हर देश को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू में चाइना के साथ सीमा विवाद पर जवाब भी दिया था। मोदी ने कहा चाइना के साथ रिश्ते तभी बेहतर हो सकते हैं जब बॉर्डर पर अमन चैन हो।
ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठाते हुए लिखा, अब तक भारत स्वतंत्र प्रदेश नीति पर चलता रहा है, लेकिन क्या अब वो अमेरिका का मोहरा बनने को तैयार है? ग्लोबल टाइम्स के इस लेख पर भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, भारत सभी देशों से दोस्ती चाहता है, लेकिन कोई देश अगर ये सोचता है कि वो भारत को डरा सकता है, धमका सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी होगी। आपको समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते जो हैं वो बहुत ही फोकस्ड होते हैं। सब लोग अपने लाभ की बात करते हैं, तो हमें भी अपने लाभ की बात करनी है, और जो चीज़ें हमारे लाभ की हैं, भारत के हित में है, उन्हीं को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो फिर उसमें चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या अन्य देश हो, हमारा संदेश सबके प्रति बिल्कुल स्पष्ट है। और जब हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि करने जैसी चीज़ें हैं, और सबका साथ लेकर सबके विकास का भी बात की जाती है। लेकिन अगर कोई हमारे को आंख दिखाएगा या हमें अपनी निगाह नीची करने पे मजबूर करेगा, तो भारत वो नहीं करेगा। आंख में आंख डालकर टेबल पे बात करेगा, आमने सामने बात करेगा। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन से बात करेंगे, बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनीज के सीईओ से मुलाकात करेंगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। 22 जून को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री का ऑफिशियल वेलकम होगा। प्रेसिडेंट जो बाइडेन व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में मोदी को वेलकम करेंगे। इस प्रोग्राम में 7,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी, और इसके बाद दोपहर में मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करने जाएंगे। इस प्रोग्राम में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर केविन मैकार्थी और अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर चक शूमर उनका वेलकम करेंगे। अमेरिकी संसद को एड्रेस करने के बाद मोदी व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर में शामिल होंगे। 23 जून को भी प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल बहुत बिजी है। 23 जून को नरेंद्र मोदी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री मोदी इंडियन कम्युनिटी के लोगों को संबोधित करेंगे। ये प्रोग्राम वॉशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन सेंटर में होगा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अमेरिका में जोरदार तैयारियां अभी से चल रही हैं। भारतीय मूल के लोग नरेंद्र मोदी के स्वागत की खास तैयारियों में लगे हैं। मोदी के वेलकम के लिए पूरे अमेरिका से खास तौर से ऑर्गेनिक फ्लावर्स मंगाए गए हैं। मंत्रोच्चारण के बाद इन फूलों से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हार बनाया जा रहा है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के अलावा अमेरिकी नागरिक भी पूरे जोश खरोश के साथ मोदी को वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं। वेद मंदिर जो है मिल टाउन में न्यू जर्सी, एक फर्स्ट मंदिर है यहाँ का न्यू जर्सी का पूरे का, और वेद उच्चारण करते हुए वेदों के जैसे विश्वानि देव सवितर दुरितानि परा स्वभो, जो वेद मंत्र का जो अर्थ है कि सबके भले के लिए, विश्व के भले के लिए, जैसे देवहू शांति, पूरे पृथ्वी की शांति के लिए, इसी प्रकार से फूलों का जो हार है, फूल का जो हिंदी में अर्थ है उसका सुमन कहते हैं, जिसका सुंदर मन हो, जो सब प्रकार के लोगों को सुगंधी फैलाए। इसलिए हम यहाँ पर वेद मंत्र में, वेद मंत्रों के द्वारा वेद मंदिर में ये फूलों का हार मोदी जी को अर्पण करने के लिए, भेंट करने के लिए हम उन्होंने वेद मंत्रोच्चारण करते हुए बनाया। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तिरंगे की थीम पर फूलों का हार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे बहुत बड़ा हार बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमने तरह तरह के फूल इकट्ठा किए हैं। अमेरिका में हमने कई जगह तलाश की, जिसके बाद हमें एक ऐसा ऑर्गेनिक फार्म मिला जहां फूलों की खेती बिना केमिकल फर्टिलाइजर के होती है। तो हमने सोचा कि हम अपनी इस कोशिश से किसानों की मदद भी कर सकें। मोदी के इस दौरे को लेकर भारतीय मूल के लोगों में उत्साह की कई अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। बच्चे बड़े सब मोदी के स्वागत के लिए खास तौर पर तिरंगे तैयार कर रहे हैं। भारतीय मूल की कुछ महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पारंपरिक डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं। पूरे अमेरिका से
भारतीय मूल के लोग वॉशिंगटन डीसी पहुंच रहे हैं। मोदी को वेलकम करने के लिए बेकरार हैं। उनका कहना है कि मोदी ने देश का मान बढ़ाया है, भारत को एक ताकतवर देश बनाया है। गुजरात से हूँ, लेकिन यहाँ पे सिटीजन हो चुका हूँ। मैं यहाँ पे 6 साल पहले आया, लेकिन आई एम फैन ऑफ द मोदी। मुझे मोदी से इतना एक्साइटेड हूँ। हम लोग 2-3 दिन रहने वाले हैं यहाँ पे, 3 दिन, और यहाँ पे मोदी को सपोर्ट करने के लिए मेन तो आज हम इसके लिए आए हुए हैं, मोदी को सपोर्ट करने के लिए। आई लव मोदी। मोदी के लिए हम जान भी देने वाले हैं, ऐसे आदमी है लोग। मैं अभी यहाँ मेरा सन को मिलने के लिए आया हूँ, और पीएम साहब श्री मोदी आ रहे हैं, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है, और हम यहाँ रुकने वाले हैं। हम उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वाशिंगटन डीसी घूमने के लिए आए हैं, और यहाँ भी 3 दिन रुकने वाले हैं, और मोदी के लिए बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। आई लव मोदी। वॉशिंगटन जाने से पहले प्रधानमंत्री का न्यूयॉर्क में बड़ा कार्यक्रम है। आज रात न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद मोदी सबसे पहले अमेरिका की 24 मशहूर हस्तियों से मिलेंगे। इनमें नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्री, स्कॉलर, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन, हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट सब शामिल हैं। इस मीटिंग में टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के मालिक एलन मस्क, अमेरिकी थिंकर नासिम निकोलस तालिब, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल के सिंगर फाल्गुनी शाह भी शामिल होंगी। फाल्गुनी शाह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं? फाल्गुनी ग्रैमी अवार्ड जीतने के बाद प्रधानमंत्री से मिली थी। तब मोदी ने उन्हें संगीत का इस्तेमाल आम लोग की भलाई के लिए करने के लिए कहा था। मोदी से इंस्पायर होकर फाल्गुनी शाह ने मिलेट्स के प्रचार के लिए एक गाना भी तैयार किया है। इतनी खुशी हो रही है पूरी कम्युनिटी को। हर एक बंदा अपने देश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, इतना आदर सत्कार उनको बुलाया है बाइडेन साहब ने। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि 2 डेमोक्रेसीज मिलेगी, और जब दो देश जो इतने महान है वो मिलेंगे तो अच्छा ही होने वाला है। तो हम पूरे अमेरिका में जैसे ये इतनी खुशी छाई हुई है हर एक भारतीय के दिलों में कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। क्या बात है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गुरूर वाली बात है। वो बहुत स्मार्ट है। वैसे उन्होंने म्यूजिक, संगीत का पावर इंसान के लिए अच्छा करने के लिए यूज किया। जैसे संगीत को ऐसे स्तर पे ला लिया कि अगर हम संगीत यूज करके गाना लिखते हैं तो उससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। वो अपना ये जो मोटा अनाज या श्री अन्न है उसको उगा सकते हैं और उसको फिर दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या है, वर्ल्ड जैसे भूख दुनिया का बड़ी प्रॉब्लम है, भूख, वो भूख मरा से हेल्प हो सकता है। तो वो उनकी पूरी विजन उनसे ही मिली है। उन्होंने मुझे बोला कि बेटे आप इसके ऊपर गाना लिखो, मिलेट्स के ऊपर। कल 180 देशों में योग दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में योग करेंगे। ये प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में होगा। मोदी के सुझाव पर यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाना शुरू किया था। इस बार यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी योग दिवस के लिए नरेंद्र मोदी को खास तौर पर यूएन हेडक्वार्टर में आमंत्रित किया। योग दिवस के स्पेशल शो में प्रधानमंत्री के साथ कई जानी मानी हस्तियां भी योग करेंगी। यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष चाबा कुरैशी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक विजनरी लीडर हैं। उनके पास भारत को पावरफुल बनाने का क्लियर विजन है। चाबा कुरैशी ने कहा कि मोदी के विजन से पूरी दुनिया को फायदा होगा। मैं कुछ महीनों पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिला था। मेरे ऊपर उनके व्यक्तित्व का बहुत गहरा असर पड़ा था। वो एक विजन और सामरिक सोच रखने वाले इंसान हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं और उनके अंदर भारत की परंपराओं की गहराई दिखती है। आधुनिक भारत कैसा हो, इसे लेकर उनका नजरिया बिल्कुल साफ है। यूएन में मुझे उनके स्वागत का मौका मिलेगा। मुझे इसकी बहुत खुशी है और वो दुनिया के बेहद सम्मानित नेताओं में से एक हैं जो यहाँ आ रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है।
आबादी के मामले में तो शायद वो दुनिया का सबसे विशाल देश है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो दुनिया की उभरती हुई ताकतों में से एक है। विज्ञान और तकनीक के मामले में वो बहुत तरक्की कर रहा है। तो भारत भविष्य में एक सुपर पावर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर न्यूयॉर्क में रहने वाले जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो भी काफी जोश में हैं। न्यूयॉर्क के फेमस टाइम्स स्क्वायर में प्रधानमंत्री की योगा डे की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं। इंडियन कम्युनिटी के लोग इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी ने योग को पूरी दुनिया में पॉपुलर बनाया। यहाँ न्यूयॉर्क घूमने के लिए आए थे, पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे और आज योगा डे का भी कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हमने कहा नीचे देखकर आते हैं क्या चल रहा है। बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी सालों से वो लोग प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ही अपने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डाला है, बहुत ज्यादा कोशिश करी और योगा को मतलब एक पूरा वर्ल्ड नेम बनाया है। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। योगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हैं और जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस में योगा को जाना गया है, मतलब सब लोग योगा जान गए हैं अब, और बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए। मैं इंडिया से यहाँ पे विजिट करने आई हूँ और मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं। 72 घंटे का विजिट शुरू होगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को ऐतिहासिक बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री की जो इज्जत हो रही है, उनको जो सम्मान मिल रहा है, वो असल में 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। आप लोगों को जानकारी है, इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पर हैं बहनों भाइयों, और आपको जानकर यह खुशी होगी, भारत के वह पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो दूसरी बार सेकंड टाइम वहां की ज्वाइंट पार्लियामेंट कांग्रेस और सीनेट दोनों को एक साथ एड्रेस करने जा रहे हैं। और वहीं पर यूनाइटेड नेशन के पास अब हमारे प्राइम मिनिस्टर योगा करेंगे 21 जून को, 21 जून को करेंगे। आप सभी जानते हैं इंटरनेट 21 जून यह इंटरनेशनल योगा डे है जो दुनिया के लगभग अधिकांश देशों के द्वारा मनाया जाता है। मैंने भी फैसला किया है कि हमारे भारत के रहने वाले लोगों के हाथों से जो INS विक्रांत बना है एयरक्राफ्ट कैरियर, कल मैं उसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर बैठकर योगा करूंगा मेरे बहनों भाइयों। भारत और अमेरिका की दोस्ती पुरानी है, लेकिन आज के वक्त में दोनों देशों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है। अमेरिका को भारत के बढ़ते मार्केट की जरूरत है और भारत को अमेरिका की कैपिटल और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। भारत के पास मौका है। आज बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चीन को छोड़कर प्रोडक्शन के लिए किसी अन्य देश की तलाश में हैं। जहां अमेरिकी कंपनियों के भारत में आने से हमारी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि कुछ साल पहले तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार था। अब चीन के साथ संबंधों में तनाव है, टेंशन है। अब भारत और अमेरिका का आपसी व्यापार चीन और भारत के व्यापार का करीब करीब डबल हो गया है। यह अमेरिका के लिए भी फायदे का सौदा है और चीन के लिए परेशानी का सबब है। भारत में आज भी 50% लोग खेती से जुड़े हैं और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 15% है। इसे इंप्रूव करने के लिए भारत को अमेरिका के कैपिटल और टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। एक और नोट करने वाली बात यह कि अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखते हैं। इसीलिए चर्चिल और नेल्सन मंडेला के बाद नरेंद्र मोदी यूएस कांग्रेस को दूसरी बार एड्रेस करने वाले एक नेता बने। अमेरिका ऐसा सम्मान किसी को भी आसानी से नहीं देता, बिना फायदे के नहीं देता। अमेरिका की सबसे बड़ी जरूरत है आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसे चीन के मुकाबले अपनी स्थिति को मजबूत करना है। और भारत 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां भारत पर डिपेंडेंट हैं। अमेरिका की राजनीति में भी भारतीयों का रोल है। अमेरिका में भारतीय मूल के 50 लाख लोग रहते हैं। आज अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज भारतीय मूल के लोग हैं।
इन सबका अपना अपना प्रभाव क्षेत्र है। अमेरिका में दोनों पार्टियों के राजनेता भारत की इस ताकत को बखूबी समझते हैं। इसीलिए चीन कह रहा है कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन चीन भी जानता है कि भारत ने अमेरिका के साथ अपने रिश्ते अपनी शर्तों पर मजबूत किए हैं। भारत ने अमेरिका का सपोर्ट हासिल करने के लिए अपनी विदेश नीति से समझौता नहीं किया, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की पोजीशन। भारत तटस्थ रहा। सारी दुनिया ने देखा कि भारत अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया। यह नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और हिम्मत वाली कूटनीति का नतीजा है। इसीलिए आने वाले 72 घंटे नरेंद्र मोदी के होंगे। अमेरिका में मोदी मोदी की गूंज सुनाई देगी, और यह भारत के लिए गर्व की बात है। जैसा मैंने आपको बताया कि कल पूरी दुनिया में योग डे मनाया जाएगा। यूपी में भी इसे लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों में कल योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क ने मदरसों में योग का विरोध कर दिया। यूपी के संभल से संसद के सदस्य शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि योग दिवस का मदरसों से कोई लेना देना नहीं है। मदरसों में योग दिवस मनाकर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों की तालीम में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शफीकुर रहमान बर्क ने इसे लेकर सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मुस्लिम बच्चे अपनी मजहबी तालीम हासिल ना करें, इसीलिए मदरसों में योग करवाया जाता है। मदरसों का तो ये हिस्सा है नहीं। मदरसों में तालीम के लिए मनाइए, मदरसों में तालीम दिवस मनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए। योग दिवस से क्या मतलब है? योग अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुरी चीज़ तो है। हर आदमी अपने घर भी योग कर सकता है। अपने क्या पहले अखाड़े थे, ये थे, सब पहलवान कसरत करने जाते थे, तो पहले न था, लेकिन भाई पहले तालीम की भी कमी थी। अभी ये इन्होंने डेवलप करके इसको एक कानून बना दिया। ये मदरसों में हरेसमेंट फैलाने के लिए ये चाहते हैं कि ये मदरसे न चले और मुसलमान बच्चे वो अपने मजहबी तालीम हासिल न करें। ये इनका एक ही मंशा है। चूंकि शफीकुर रहमान साहब का निशाना बीजेपी पर था, इसलिए बीजेपी के लीडर, केंद्र सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इसका जवाब दिया। एसपी सिंह बघेल ने कहा, मदरसों में तालीम अच्छी मिले यह हर कोई चाहता है, लेकिन योग दिवस पर न तो शफीकुर रहमान बर्क का सुझाव चाहिए और न ही उनका सर्टिफिकेट। शफीकुर रहमान बर्क से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा के अंदर वंदे मातरम का विरोध किया था। दूसरी बात, वो तालीम दिवस जब मनाना चाहे मनाएं, लेकिन जो योग दिवस है इसमें शकीर रहमान और अखिलेश यादव से और हसन साहब से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। शकीर रहमान बर्क जो मदरसे की बात कर रहे हैं, मदरसे की तालीम जो है वो वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण होने के बाद विश्व के स्तर की और भारत के स्तर की नहीं है। मैं एक साहित्य में रुचि रखने वाला छात्र हूँ। उर्दू, अरबी, फ़ारसी मदरसे में पढ़ेंगे और ये रट के वो पेश इमाम बन जाएंगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मदरसे में पढ़ने लगें तो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएंगे। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। उनका कहना है कि मदरसों का योग दिवस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि यूपी के कई शहरों में मदरसों में कल होने वाले योग दिवस के लिए जमकर तैयारियां चल रही हैं। बहराइच के एक मदरसे के प्रिंसिपल ने कहा कि उन्होंने योग दिवस को लेकर पूरी तैयारी की है। योग दिवस से किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक कल योगा से मुतालिक जो आदेश आया है, मदरसे ने पूरी तैयारी कर ली है। बच्चों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से हमने माइक, दरी, कालीन का भी इंतज़ाम किया है, ताकि बच्चों के बैठने में और वर्जिश करने में कोई दिक्कत ना हो। हमारे यहाँ पहले से भी एक योगा के टीचर यानी हिफ्ज़ान साहित्य से मुतालिक भी टीचर रखे गए हैं, जो बच्चों को रोज़ाना मामूल के मुताबिक उन्हें वर्जिश से मुतालिक पूरी बातें बताते रहते हैं। और जो गवर्नमेंट का आदेश आया है उस सिलसिले में हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना कोई एतराज़ है, क्योंकि योगा एक वर्जिश है और हर इंसान को दुरुस्त
और अच्छा रहने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। कल इंशाअल्लाह जोश और खरोश के साथ योगा की मुकम्मल वर्जिश कराई जाएगी ताकि बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद ने अपील की कि सभी मदरसों के टीचर्स और स्टूडेंट्स कल योग दिवस के प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रदेश के मदरसे किसी भी काम को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हर कार्यों को करते आ रहे हैं। कल योग दिवस के मौके पर मदरसों ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। मदरसे उत्तर प्रदेश के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पूरे मान्यता प्राप्त मदरसे, अनुदानित मदरसे, गैर अनुदानित मदरसे, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, सही मदरसों में तैयारियां चल रही हैं और कल पूरे प्रदेश के मदरसे बढ़ चढ़कर योग दिवस में हिस्सा ले रहे हैं। मैं सभी प्रबंधकों, सभी प्रधानाचार्यों से भी अपील करता हूं, आप मदरसों के लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। समाज में आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी मदरसों का बड़ा रोल रहा, बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी तरीके से पहले भी आप योग दिवस मनाते रहे हैं, कल भी योग दिवस को अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश करिए। शफीकुर रहमान बर्ग जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मदरसों में योग दिवस मनाने का विरोध कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को मजहब से जोड़ रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि करीब 180 मुल्क ऐसे हैं जहां पर योग दिवस मनाया जाएगा। इनमें से 40 से ज़्यादा इस्लामिक मुल्क हैं। पिछले महीने यूएई में 100 से ज़्यादा देशों के हज़ारों लोग दुबई के एक पार्क में इकट्ठा हुए थे और योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सऊदी अरब के यूनिवर्सिटीज़ में भी योग की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इसलिए मदरसों में योग का विरोध करना कितना बेमानी है, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। मुस्लिम नेताओं को एक और बड़ा एतराज यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी है। समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हसन का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुसलमान नहीं मानेंगे, चाहे सरकार कोई भी कानून बना ले। एसटी हसन का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। बीजेपी हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करना चाहती है, मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। इसीलिए चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू बार बार सामने आ रहा है। एसटी हसन ने कहा, मुसलमानों ने हमेशा से शरीयत के कानून को माना है। प्रॉपर्टी और शादी को लेकर आगे भी मुसलमान उसी कानून को मानेंगे, किसी दूसरे कानून को मंजूर नहीं करेंगे। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं, हम उसी फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा। जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटनी है उसको शरीयत के हिसाब से देगा। इससे किसी को तकलीफ क्यों है? आखिर जहाँ तक सवाल आता है कि दूसरी शादी नहीं कर सकते, मैं सवाल पूछता हूँ, अगर किसी की पत्नी बहुत बीमार है या किसी की पत्नी के बच्चे नहीं होते, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो पत्नी की इजाज़त से दूसरी शादी करने में आपको क्या तकलीफ है? असल में सवाल इस बात का नहीं है, यूसीसी नहीं है, ये 2024 की तैयारी है। कैसे इस देश के रहने वालों को, हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में दरारें पैदा करो। और एक होड़ सी मची हुई है बीजेपी के नेताओं में कि कौन कितना मुसलमान को टॉर्चर कर ले, वो उतना ही बड़ा बीजेपी का नेता बनता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले इसे मजहब से जोड़ रहे हैं, मुसलमानों का टॉर्चर बता रहे हैं, इसे बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की गई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग मुसलमानों को जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं और चुनावी फायदे के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कही थी। वैसे कई स्टेट्स इसे लागू करने की कोशिश कर रही हैं, लोगों के बीच कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रही हैं। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो हमारे ऊपर उंगली उठाई जाती है कि हम देश को बांटना चाहते हैं। बहनों भाइयों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना नहीं कर रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम कास्ट, क्रीड और रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं करते, हम ह्यूमैनिटी और जस्टिस की पॉलिटिक्स करते हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज उद्धव ठाकरे का भी बयान आया। उद्धव ठाकरे का कहना है कि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो उससे पहले पूरे देश में गौ हत्या पर रोक लगाई जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में उनको ऐसे लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ होगी और इसीलिए ला रहे हैं। ठीक है, उनकी बात हम तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन हिंदुओं को भी क्या तकलीफ होगी कि नहीं होगी, सबके सामने खुलेआम रखो ना आपका। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले गोवंश हत्या बंदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक करो। कुछ राज्य उन्होंने क्यों छोड़े? त्रिपुरा में नहीं है, त्रिपुरा के उनके प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं हम तो खाते हैं, हमारे यहाँ गोवंश हत्याबंदी नहीं होगी। मनोहर पर्रिकर साहब जब गोवा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ अगर गोमांस की कमी होगी तो मैं बाहर से लाऊंगा। दत्तात्रेय होसबड़े जी ने कहा है कि गोमांस खाने वालों को हम दरवाजे बंद नहीं कर सकते। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में गोवंश हत्याबंदी आएगी कि नहीं आएगी? और दूसरी चीज ऐसी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड म्हणजे मराठीत त्याला आपण काय म्हणायचं, समान नागरिक कायदा, वो हर चीज में होनी चाहिए। उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो जो आरोप लगाकर उनके पार्टी में ले रहे हैं उनकी इंक्वायरी क्यों बंद कर रहे हैं? क्यों आप सारे लोगों को डरा रहे हैं? तो सबको कायदा समान रखो सबको। असल में लॉ कमीशन ने एक नोटिस जारी करके 30 दिन के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों की राय मांगी है। इसीलिए एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में शुरू से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है। 3 बड़े एजेंडे थे, अयोध्या में राम मंदिर, आर्टिकल 370 हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। इनमें से राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को वहां रामलला विराजमान भी हो जाएंगे। कश्मीर से आर्टिकल 370 हट चुका है और कश्मीर अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है। भारत के अन्य इलाकों जैसे विकास के काम कश्मीर में दिखाई देने लगे हैं। अब तीसरा मुद्दा बचा है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। जाहिर है बीजेपी चुनाव से पहले इसे इशू बनाएगी और विरोधी दलों की परेशानी इसी बात को लेकर है। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई। यूपी में माफियाओं के खिलाफ एक बार फिर एक्शन तेज हो गया है। आज गोरखपुर में गैंगस्टर राकेश यादव की इलीगल प्रॉपर्टी को बुलडोजर से गिरा दिया गया। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पुलिस फोर्स के साथ आज सुबह मौके पर पहुंची और कुछ ही घंटों में गैंगस्टर राकेश यादव के गैर कानूनी मकान को बुलडोजर से धराशायी कर दिया। जिस मकान को गिराया गया है उसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए बताई गई है। गैंगस्टर राकेश यादव गोरखपुर का नामी हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर मर्डर, रंगदारी और जमीन पर कब्जा करने जैसे कुल 52 क्रिमिनल केसेस हैं। गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट में उसका नाम है और फिलहाल वो गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि जिस मकान को गिराया गया उसका नक्शा पास नहीं था, उसे गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, इसीलिए जिला प्रशासन के आदेश पर इसे गिरा दिया गया। ये एक राकेश यादव का मकान हैगा जो उस पर बिना प्राधिकरण से स्वीकृत कराए हुए लगभग 650 स्क्वायर मीटर के भूखंड एरिया पर इन्होंने निर्माण किया गया है और ये 2 मंजिला निर्माण है जो लगभग 450 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया में है। इसकी कुल लागत लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। इसका ध्वस्तीकरण आदेश हम लोगों ने 29 मई 2021 को पारित किया गया था, जिसका क्रियान्वयन आज हम लोग कर रहे हैं और ये प्रदेश की और जिले की माफिया सूची पर भी सूचीबद्ध है। इस तरह की पूर्व में भी हमने कार्रवाई करी थी 3 दिन पूर्व, वो विनोद उपाध्याय के मकान पे करी गई थी, वो भी एक प्रदेश की और जिले की माफिया सूची में सूचीबद्ध थे, उनका भी मकान तोड़ा गया था और ये सब जिला प्रशासन के निर्देश पर और हमारे उच्च अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज माइनिंग के कारोबारी फरार हो चुके हाजी इकबाल के खिलाफ भी एक्शन लिया। सहारनपुर से लेकर नोएडा और लखनऊ तक आज हाजी इकबाल की कई प्रॉपर्टीज को प्रशासन ने सीज कर लिया। हाजी इकबाल बीएसपी के पूर्व एमएलसी हैं। उनके ऊपर इलीगल माइनिंग, जमीनें कब्जा करने और गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 47 मुकदमे दर्ज हैं। हाजी इकबाल पर आरोप है कि उन्होंने इलीगल माइनिंग करके जबरदस्त प्रॉपर्टी इकट्ठा की, पैसा कमाया। पुलिस उन्हें काफी वक्त से तलाश कर रही है। हाजी इकबाल के ऊपर 1 लाख रुपए का नाम भी है। आज सहारनपुर में
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हाजी इकबाल की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज कर लिया और इसके लिए प्रशासन ने बाकायदा मुनादी करवाई। गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसके द्वारा एवं अपने सहयोगियों के द्वारा, पारिवारिक जन के द्वारा अवैध रूप से कंपनी बना करके काफी भूमि अपराध करके अर्जित किया है। उसी क्रम में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर द्वारा आज लगभग 438 बीघा जमीन। जिला प्रशासन का कहना है कि हाजी इकबाल की ये प्रॉपर्टी पहले ही मार्क कर ली गई थी। उनका पक्ष जानने के लिए प्रशासन ने उन्हें 3 महीने का वक्त भी दिया था। हाजी इकबाल को एक नोटिस भी भेजा गया, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो डीएम के आदेश पर उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई। उसी क्रम में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जो है जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में मुकदमा चला है और वहां से न्यायालय से आदेश हो गया है। डीएम साहब के आदेश द्वारा ही ये जो चिन्हित संपत्ति है वो भी सभी कुर्क गई है। कुल 438 बीघा जो है संपत्ति है, वो तहसील सदर में भी है, तहसील यहाँ बेहट में भी है और पूरी राजस्व पुलिस दोनों ही टीम के द्वारा जो है कार्रवाई करके इसको मौके पर फिजिकली कार्रवाई की जा रही है। कुल 6 जगह है यहाँ पे जो है तहसील मिर्जापुर में अलग अलग जगह 30-35 संपत्तियाँ हैं जो है सभी लोग बोर्ड लगा के कार्रवाई की जा रही है। बाकी सदर में है और कुछ नोएडा कुछ लखनऊ में भी है। जिस वक्त इलीगल प्रॉपर्टीज और माफिया के खिलाफ एक्शन चल रहा था उस वक्त योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर में थे। योगी ने वहां एक पब्लिक मीटिंग में साफ साफ कहा, गरीब की जमीन कब्जा करने वाले और गुंडागर्दी करने वालों को समझ में आ गया कि यूपी में अब ये सब नहीं चलेगा। ये माफिया, ये गुंडे, ये पेशेवर अपराधी व्यापारियों का अपहरण करते थे, शरीफों को परेशान करते थे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, राह चलते हुए राहगीरों के साथ लूटपाट करते थे। आज तो कोई लूटपाट करने का तो साहस नहीं कर सकता, किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज वह किसी गरीब की संपत्ति पर और व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको अंजाम भुगतने का भी मालूम होगा कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। योगी की बात तो सही है। यूपी में योगी के बुलडोजर का असर यह हुआ कि गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर कानून से डरने लगे हैं, पुलिस के सामने कांपने लगे हैं। एनकाउंटर के डर से वो तख्ती लटकाकर सरेंडर करने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ऐसी सख्ती के बगैर दुरुस्त नहीं किया जा सकता था, और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को सशक्त बनाना, आम जनता के दिलो दिमाग से माफिया का खौफ खत्म करना, यूपी के गली मोहल्लों में अमन चैन कायम करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसे करके दिखाया। अब तो योगी के विरोधी भी बंद कमरों में योगी का लोहा मानने लगे हैं। अब तो दूसरे राज्यों में भी माफिया पर बुलडोजर चलते दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। और अब बात करते हैं विपक्षी एकता की। 3 दिन बाद पटना में एंटी मोदी मोर्चा बनाने को लेकर विरोधी दलों की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, लेकिन उस बैठक से पहले यूपी में हलचल तेज हो गई। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने कल यूपी के बीएसपी नेताओं की एक बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाई है। इस बैठक में 2024 इलेक्शन के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। मायावती ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। गौर करने वाली बात है कि पटना में होने वाली मीटिंग में मायावती शामिल नहीं हो रही हैं। मायावती ने अपने ऑप्शन खुले रखे हैं। बीएसपी के सांसद मलूक नागर ने मायावती की इसी रणनीति की तरफ इशारा किया। मलूक नागर ने कहा, विपक्ष की पार्टियां बैठक करके एकता बनाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बिना मायावती के अगली सरकार नहीं बनने वाली। कौन सी बैठक कहां हो रही है, तो जब तक चुनाव होंगे लगातार चलती रहेंगी। लेकिन एक बात पक्की है, विपक्ष की बैठक कहीं कुछ भी हो जाओ, और 80 एमपी यूपी से आते हैं, और यूपी नींव रखती है किसी भी प्रधानमंत्री बनने की, और वहां हमारे पास 13.5% वोट इंटैक्ट है, और देश के सभी प्रदेशों में कहीं 9% है, कहीं 7% है, कहीं 4% है, कहीं 2% है, कहीं 3% है। तो जब तक हम बीच में खड़े हैं
और जिधर भी 13.5% चला गया, रिजल्ट एकदम चौंकाने वाले आएंगे, सरकार एकदम बनती हुई दिखाई देगी। तो आखिर में कहीं भी मीटिंग हो जाओ, सबको कुमारी बहन मायावती जी के पास ही आना पड़ेगा कि बहन जी बताओ कैसे कैसे कर। बहन जी ने ट्वीट किया तो समाजवादी पार्टी ने भी जवाब दिया। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा, जो भी बीजेपी को हराना चाहता है वो समाजवादी पार्टी का साथ दे, दिल बड़ा करे। चर्चा यह है कि पटना में होने वाली बैठक से पहले अखिलेश यादव कांग्रेस को मैसेज देना चाह रहे हैं। यूपी में कांग्रेस कमजोर है, उसका अस्तित्व खतरे में है। अखिलेश का इशारा है कि कांग्रेस यूपी में उनका साथ दे। अखिलेश ने पहले भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला फॉर्मूला बताकर प्रेशर बनाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ बीजेपी इन सारे डेवलपमेंट पर नजर रखे हुए है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज कहा कि बीजेपी अपने कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है। अखिलेश कोई फॉर्मूला निकाल लें, मायावती कितनी भी मीटिंग्स कर लें, यूपी में खिलेगा तो कमल ही। अखिलेश जी का पीडीए का मतलब है पी फॉर परिवारवाद, डी फॉर दंगावाद और ए फॉर अराजकतावाद। तो उनका पीडीए कभी उत्तर प्रदेश के किसी भी समाज के एक भी नागरिक का भला करने वाला नहीं है। जब सत्ता में थे तब तो यह कुछ किए नहीं, अब जब सत्ता से बेदखल हो गए और आने वाले नहीं है तब वादे कर रहे हैं। तो बैठक करना चाहे करें, जितनी मीटिंग करना चाहे करें, जितनी सभाएं करना चाहें वो भी करें, लेकिन खिलेगा कमल। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें इस बार मोदी जी के नाम से उत्तर प्रदेश की जनता ने एडवांस में तय कर दिया। यूपी में अखिलेश यादव और मायावती अलग अलग ट्रैक पर हैं, तो दिल्ली में केजरीवाल पटना की मीटिंग से पहले अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि इस मीटिंग में पहला एजेंडा दिल्ली का अध्यादेश होगा। ऑपोजिशन की सारी पार्टियों को मिलकर कांग्रेस को राजी करना होगा कि वो राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ वोट करे। केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी दोनों से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन 24 दिन गुजरने के बाद भी उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। अब केजरीवाल के रुख से ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि पटना की मीटिंग में कांग्रेस अध्यादेश पर अपना स्टैंड सबके सामने क्लियर करे। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूं सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूं कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो ख़त्म कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। केजरीवाल के लिए इस समय ऑपोजिशन यूनिट का पैमाना ऑर्डिनेंस का विरोध करने को लेकर एकता पर है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन आज उनके स्टालिन के इन्विटेशन पर तमिलनाडु न जाने पर कई तरह का स्पेकुलेशन हुआ। स्टालिन ने नीतीश कुमार को एक कार्यक्रम के लिए बुलाया था। तिरुवरूर में स्टालिन के पिता करुणानिधि की याद में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन समारोह था। इस प्रोग्राम में नीतीश कुमार को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन ऐन मौके पर नीतीश नहीं गए। नीतीश की जगह तेजस्वी यादव तमिलनाडु पहुंचे और उन्होंने 23 जून की बैठक के लिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन को इनवाइट किया। स्टालिन ने इनविटेशन को स्वीकार कर लिया और कहा कि वो 23 को पटना जाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा नीतीश की तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए तमिलनाडु नहीं गए। विपक्ष की पार्टी में कोई खटपट नहीं है। जहां तक पीएम उम्मीदवार की बात है तो चुनाव जीतने के बाद ये बात आसानी से तय हो जाएगी। अस्वस्थता के कारण नहीं गए हैं और इसके संबंध में वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सारे लोगों से बात करके बता देंगे, इसलिए इसमें कोई बात नहीं। हमारे सारे मेहमान आ रहे हैं। अगले लोकसभा के आम चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर विमर्श होगा।
इस सब का केंद्र ये ऐतिहासिक घटना है ना, ये राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को नई दिशा देने के लिए देश भर के विपक्षी नेता पटना में जुट रहे हैं। ये नीतीश कुमार की विश्वसनीयता और बिहार के लिए गौरव बोध का क्षण है। बीजेपी के नेता कल तक कह रहे थे ना, जब प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी कहाँ है, अरे आप ही लोग दिखाते थे ना भाई, वो कहते थे प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी कहाँ है। तो हम लोगों ने भी निर्णय ले लिया है, सब मिलके पहले वैकेंसी क्रिएट कर लेंगे और तब नया लोग जो आएंगे आसानी से चुन लिया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। विरोधी दलों की एकता में सबसे बड़ा पेच इस बात को लेकर है कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। जाहिर है कांग्रेस चाहेगी कि राहुल गांधी मोर्चे को लीड करें। नीतीश कुमार अपने लिए राष्ट्रीय लेवल पर बड़ा रोल देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। केजरीवाल को लगता है कि वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, दो राज्यों में उन्होंने सरकारें बनाई हैं, वो उम्मीदवार हैं। और ममता बनर्जी को लगता है कि मोदी को सबसे बुरी तरह तो उन्होंने हराया है, उनकी भी एम्बिशन है। अब सवाल इस बात का है, क्या कांग्रेस रीजनल पार्टीज के लिए सीटें छेड़ने को तैयार होगी? क्या कांग्रेस रीजनल पार्टीज के लिए प्रधानमंत्री पद छोड़ने को तैयार होगी? बीजेपी आजकल इन्हीं बातों को लेकर सवाल खड़े करती है। 23 को तो पहली ही मीटिंग हुई है और पहली ही मीटिंग के पहले ही यह हाल है। क्या ममता जी कांग्रेस के साथ खड़ी होने को तैयार हैं? वो तो खुद बोल चुकी हैं कि जब तक कांग्रेस सीपीएम से अलग नहीं होगी हम कुछ नहीं साथ चलेंगे। क्या अखिलेश यादव मायावती को स्थान देने को तैयार हैं? क्या अखिलेश यादव नीतीश कुमार को, जदयू को उत्तर प्रदेश में स्थान देने को तैयार हैं? क्या महाराष्ट्र में नीतीश बाबू को शरद पवार आ रहे हैं तो क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे नीतीश बाबू को 1-2 सीट भी देने को तैयार हैं? तो क्या मतलब है इसका? और कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, इस पूरे 23 की बैठक की सबसे हिलती दीवार क्या है? जितने भी रीजनल पार्टी हैं वो सब अपने प्रदेश में कांग्रेस से लड़ रही हैं। अब कोई वैकेंसी नहीं है। वैसे नीतीश बाबू के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अभी है कि गिर गया, ये मैं जरा जानना चाहूंगा। इस बात में कोई शक नहीं कि 23 जून को पटना में होने वाली विरोधी दलों की मीटिंग एक बड़ा प्रयास है, लेकिन इसके रास्ते में अड़चनें बहुत सारी हैं। मायावती और अखिलेश उत्तर प्रदेश में एक साथ आकर देख चुके हैं, उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। अखिलेश यादव अब कांग्रेस से स्पेस खाली करने को कह रहे हैं। कांग्रेस भी अखिलेश यादव के साथ जोर आजमाइश करके देख चुकी है, यूपी में कुछ हाथ नहीं लगा था। ममता कह चुकी हैं कि कांग्रेस और सीपीएम साथ होंगे तो वो कांग्रेस का साथ नहीं देंगी। केजरीवाल अध्यादेश को लेकर कांग्रेस से कई बार टाइम मांग चुके हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उन्हें अब तक अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया। कांग्रेस की परेशानी है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराकर सत्ता में आई, इसलिए चाहे कितनी भी मजबूरी हो, कांग्रेस केजरीवाल के साथ खड़ी हुई तो दिखना नहीं चाहेगी। लेकिन 2024 में मोदी के फिर से जीतने का डर इन सारे दलों को साथ बैठने के लिए मजबूर किए हुए है। और मोदी को हटाने के लिए इतनी सारी पार्टियां एक साथ मिल बैठकर विचार करें, रणनीति बनाएं, ये कोई साधारण बात तो नहीं है। पर बंद कमरे में मीटिंग करना, रणनीति बनाना एक बात है, और ग्राउंड पर यूनिटी को इंप्लीमेंट करना टेढ़ी खीर साबित होगा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार एक गंभीर मामले में घिर गई है। राज्य में 102 इमरजेंसी सर्विस में चलने वाली एम्बुलेंस चलाने का ठेका देने में घोटाले के आरोप लगे हैं। यह ठेका जेडीयू के सांसद चंद्रेश्वर सिंह के बेटे की कंपनी को दिया गया। आरोप है 1600 करोड़ के इस टेंडर को सांसद के बेटे को देने के लिए नियम और शर्तों में बदलाव किए गए। इन शर्तों को सांसद के बेटे की कंपनी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड में के हिसाब से बदला गया। दरअसल ये कंपनी 2017 में ज्वाइंट वेंचर में सम्मान फाउंडेशन के साथ मिलकर एम्बुलेंस सर्विस दे रही थी, लेकिन इस बार उसने अकेले टेंडर के प्रोसेस में हिस्सा लिया। सम्मान फाउंडेशन ने दूसरी कंपनी के साथ टेंडर भरा, लेकिन इस बार भी
5 साल के लिए यह टेंडर सांसद के बेटे की कंपनी को दे दिया गया। इसे लेकर 2022 में सम्मान फाउंडेशन और BVG इंडिया लिमिटेड ने कोर्ट में केस कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया कि टेंडर के प्रोसेस शुरू होने के बाद यह मामला इमरजेंसी हेल्थ सर्विस से जुड़ा है, इसलिए इसे रोका न जाए। लेकिन स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार अदालत की इजाजत के बगैर कोई आखिरी फैसला न ले। इसके बावजूद 5 साल के लिए टेंडर सांसद के बेटे की कंपनी को दे दिया गया। अदालत के ऑर्डर को इग्नोर किया गया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, नीतीश सरकार नियमों को ताक पर रख रही है, यह बड़ा घोटाला है। सांसद के बेटे की कंपनी की एम्बुलेंस मानक पर खरी नहीं उतरी है, इसके बावजूद उसे ठेका दिया गया। आज दोबारा रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है कि बिहार सरकार के हेल्थ विभाग की जो हेल्थ सोसाइटी है उसने ये पाया कि क्या 19 क्या 20 में कोरोना काल में बिहार के अधिकांश जिलों में इनके एम्बुलेंस का इंस्पेक्शन किया गया तो उसमें एक्सपायर्ड मेडिसिन पाया गया, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पाया गया। अब बताइए ये एम्बुलेंस किस बात के लिए है? गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए, बच्चों को पहुंचाने के लिए। अब वहां पर आपका ऑडिट रिपोर्ट पाता है कि ये गड़बड़ी है और आप उसी को दोबारा 5 साल के लिए देते हैं और फिर 3 साल के 5, 5, 10, 3, 13। मतलब क्या बिहार सरकार ने उनकी कौन सी क्षमता की जांच किया जिसका इतना पुअर रिकॉर्ड है? मांग की है कि पूरा विषय जब तक ईमानदारी से जांच नहीं होती तब तक इनके काम को रोका जाए। टेंडर की बहुत सारी शर्तों को शिथिल करके इनको दिया गया। कॉल सेंटर की संख्या कम कर दी गई, एम्बुलेंस की उपलब्धता कम कर दी गई। लेकिन एक कंपनी जो जदयू के सांसद के पुत्र की कंपनी है, वो एक्सपायर्ड मेडिसिन अपने एम्बुलेंस में सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजन खाली है, NMCH जो नोडल अस्पताल था उसकी भी शिकायत है, उसी को दोबारा। ये नीतीश बाबू कौन सा आपका सुशासन है? लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मामला सामने आने के बाद जेडीयू का कोई नेता साफ बोलने को तैयार नहीं है। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। जेडीयू के एक और मंत्री जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनके विरोधी ऐसे आरोप लगाते हैं। अगर कोई भी घोटाला है तो सरकार जांच करवाएगी और दोषी को सजा देगी। कोई भी मामला हो, जब से हम लोग जानकारी नहीं होगी, जांच नहीं होगी, तब तक सामने बात तो आएगी नहीं। अपने मुंह से किसी को जो कहना है उसमें हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इतना आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ऐसी बातें में जांच होगी। अगर जांच होगी, जांच में जो भी गलत पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग कह रहा है कहीं नहीं, पहले से ही हम उनसे एंटी है। जो लोग कहना चाह रहे हैं हम अच्छा भी काम करते हैं, कुछ लोगों को बुरा लगता है, आप जानते हैं। जो अच्छा भी काम करते हैं उस पर उंगली उठाते हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं जनता के हित के बारे में मेरे नेता ने बराबर काम किए हैं, आप भी जानते हैं। इसमें जो आपने कहा ये बात हमारे नेता के भी नॉलेज में आया होगा। ये जांच हम लोग कराएंगे, सरकार जांच कराएगी, जो गलत होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये केस वाकई में हैरान करने वाला है। सांसद के बेटे को फायदा पहुंचाया गया, टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया, एम्बुलेंस की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया गया, जांच में गड़बड़ी पाई गई, इसके बावजूद दोबारा उसी कंपनी को ठेका दे दिया गया। जिन पर इल्जाम लगे हैं वो सरकार का हिस्सा है, जिन्होंने शिकायत की, आरोप लगाए, वो भी सरकार का हिस्सा है। इससे ज्यादा बेईमानी, इससे ज्यादा अनैतिकता और क्या हो सकती है? जब ऐसे हालात हों तो जांच कैसे होगी, कौन करेगा? बिहार के लोगों को यह पूछने का हक है, क्या यही सुशासन है? अब नीतीश कुमार की साफ छवि का क्या होगा? आज उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें देश और विदेश से आए लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। पुरी में आज सुबह से ही उत्सव जैसा माहौल था। जब रथ यात्रा शुरू हुई तो हर बार की तरह सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ था, उसके पीछे देवी सुभद्रा का रथ था और आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ चल रहा था। इस दौरान जय जगन्नाथ के नारों से पूरा शहर गूंज रहा था। परंपरा के मुताबिक भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ के रथ को खींचकर करीब 3 किलोमीटर दूर
गुंडीचा मंदिर तक ले जाया गया। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है और मान्यता है कि एक हफ्ते भगवान जगन्नाथ यहीं रुकते हैं। जगन्नाथपुरी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद में होती है। आज अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में भगवान जगन्नाथ मंदिर की ये रथ यात्रा शुरू हुई, लेकिन कडिया नाका इलाके में एक हादसा हो गया। यहाँ एक 2 मंजिला मकान की बालकनी का एक हिस्सा गिर गया। असल में इस मकान की बालकनी पर खड़े होकर लोग रथ यात्रा देख रहे थे। उसी दौरान ये घटना हुई। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, 24 लोग घायल हुए हैं। हादसे की वजह से कुछ देर के लिए रथ यात्रा रोक दी गई, लेकिन बाद में रथ यात्रा को आगे बढ़ाया गया। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना है कि इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दें, उनकी मदद करें, जल्दी स्वस्थ हों वो लोग। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।